हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। आज के हम पेपर 7 के इस GS 5 की सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो आपको पसंद आने से आप लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम करप्शन की बात करें तो एक फेमस कोटिंग हमें मिलती है, या आप लिख सकते हैं अपने आंसर की शुरुआत इस कोट से कि एन अनकरप्टेड इंडिविजुअल इन एन करप्टेड सिस्टम विल फाइनली एंड अप बीइंग करप्टेड हिमसेल्फ एक्सेप्ट एंड अनलेस ही इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन। ये है मोहम्मद अनास जूरी का एक स्टेटमेंट या एक कोटिंग बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करता वह अगर एक ऐसे करप्टेड सिस्टम का भाग है तो लास्ट में वो क्या हो जाता है, उसे भी वो करप्शन करना ही पड़ता है या अपने आप को उसमें शामिल करना ही पड़ता है, यदि जब तक वह उसमें लगातार, अगर उसमें एक शक्ति है कि लगातार वो इस करप्शन के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ सकता है, तब तक वो इसमें शामिल नहीं होता। सिंपल सा मतलब ये है कि यदि आपके मन में बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेंथ है, या आप बोल सकते हैं कि आपका मन एकदम अडिग है, तभी आप इस करप्शन से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द करप्शन। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो है भ्रष्टाचार किया जाता है। तो सबसे पहले हाई टैक्सेस, उच्च कर। अगर करों की हम बात करें तो द टैक्सेस आर वेरी हाई इन इंडिया, इसीलिए करप्शन आपको देखने को मिलता है। देन कॉम्प्लेक्स एंड एक्सेसिव रेगुलेशंस, जो यहाँ नियमन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और अधिक है। ठीक है, हर जगह बहुत सारे नियम लागू होते हैं। देन थर्ड वन इज ब्यूरोक्रेसी। आप सभी को पता है, नौकरशाही जिसे बोलते हैं, कर्मचारी तंत्र बोलते हैं, अधिकारी तंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर भी करप्शन होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है करप्शन का, क्योंकि आपको स्टेजेस ऑफ डील करना पड़ता है मेंबर्स के। आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले आप इनके पास जाएंगे, फिर उनके पास। तो जो हम देखते हैं कि द लेयर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। देन इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल इलाइट, राजनीतिक जो धारणा है, ठीक है, राजनीति में क्या होती है कि अगर आपको कोई नेता इस तरह से वक्तव्य दे देता है कि आपको यह कार्य करना ही है, भले ही वह गलत हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से उसे कुछ अलग तरीके से संपादित करना ही पड़ता है। तो इसके कारण भी क्या होता है, करप्शन बढ़ता है। देन आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों की कमी, तो आपने कुछ ऐसी कृत्रिम कमियां कर देनी है जिनके कारण करप्शन बढ़ता है। ठीक है, करप्शन केवल एक भ्रष्टाचार शब्द ही नहीं, इसका जो मीनिंग है वो बहुत वाइड है। बहुत वाइड का मतलब मेरा है कि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने में कंटेन करता है। केवल आप पैसे लेना या कुछ ऐसी चीज़ें लेना ही करप्शन नहीं वो कह सकते, बल्कि इसके जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पब्लिक फोरम। जो पब्लिक है हमारी, जो हमारी जनता है, उनके लिए कोई ऐसा एक फोरम नहीं बनाया गया, या स्ट्रॉन्ग फोरम नहीं है बोलना चाहिए, फोरम तो है बट ऐसे स्ट्रॉन्ग फोरम नहीं है जिनके कारण करप्शन को रोका जा सके। प्रयास जरूर हुए हैं बट यहाँ पर कुछ वहाँ कमी रह जाती है। देन लास्ट वन इज ओवर पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड इलिटरेसी। सी, ओवर पॉपुलेशन तो हमारे देश की एक समस्या तो हम कह सकते हैं, बट आज के डेट में यदि हम माननीय प्रधानमंत्री की बातों को लें तो हमारा ये जो पॉपुलेशन है यही हमारी शक्ति है, बट कहीं ना कहीं वो कभी कभी हमारे लिए घाटा भी करा सकती है। देन नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड इलिटरेसी। जो शिक्षा है, इलिटरेसी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें क्या करती है, इस करप्शन के जो बढ़ावा देने का काम करती है। देन हम चलेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं करप्शन से। तो सबसे पहले मैं बात करूं पॉलिटिकल इफेक्ट्स की, राजनीतिक प्रभाव की। तो करप्शन जो है वो हमारे लोकतंत्र को अवरुद्ध करता है, रिटार्ड करता है, और रूल ऑफ लॉ को भी क्या करता है, रोकता है। ठीक है, विधि के नियम को भी ये क्या करता है, कहीं ना कहीं रोकता है। और इससे क्या होगा, इससे होगा नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। जैसे कि नेगेटिव का मतलब आप समझते होंगे, ऋणात्मक या खराब आप बोल सकते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, राजनीतिक जो प्रतियोगिता है। देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग को ये खत्म करता है। जो निर्णय निर्धारण की जो
आप बोल सकते हैं पारदर्शिता है, यह उसे प्रभावित करता है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक जो है अराजकता, असमानता को ये बढ़ावा देता है। और बहुत सारे इसके और भी कारण आप लिख सकते हैं। देन हम बात करें इकोनॉमिक इफेक्ट्स की, जो कि आपके वाणिज्यिक है या आप बोल सकते हैं कि आर्थिक जो कारण है। तो करप्शन लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ नेशनल वेल्थ, राष्ट्रीय जो आय है उसको खराब करता है या उसमें कमी करता है, आप बोल सकते हैं करप्शन। क्योंकि जो सही है या आप जिसे वाइट मनी बोलते हैं, वाइट मनी, ये जो है ये कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इस करप्शन के द्वारा बनाए गए ब्लैक मनी से। तो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं की जो कीमत है, जो दर है, उसमें क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। ठीक है, मतलब महंगाई को बढ़ाता है, आप बोल सकते हैं। देन मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका जो है वो मिस एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर उनको लगाना, बट यहाँ पर उसको नहीं लगाया जाता और प्लानिंग जो है वो पूरी की पूरी फेल दिखती है। देन कन्वर्जन ऑफ पब्लिक वेल्थ टू पर्सनल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी जो देश की संपत्ति है या बोलिए आप पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसे आप पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी को बना लेना, ये भी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट वहाँ दिखता है। देन इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो आती है। एंड इम्बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि लास्ट में आप बोल सकते हैं कि जो आर्थिक विकास है वो क्या हो जाएगा और उसमें संतुलन नहीं बना रहेगा। देन हम बात करें अगर सोशल इफेक्ट्स की, सामाजिक प्रभावों की, तो लोगों को, पीपल्स को ये क्या करेगा, डिस्करेज करेगा, हतोत्साहित करेगा कि एक साथ काम करें। ठीक है, किसी अच्छे कार्य के लिए ये हतोत्साहित करता है। देन डिमांडिंग एंड पेइंग ब्राइब्स बिकम्स द ट्रेडिशन, आप जो ब्राइब है, जो आप घूस बोलते हैं जिसे, ठीक है, घूस लेना और देना दोनों ही क्या बना लेते हैं, एक रिवाज बना लिया जाता है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, सोशल इफेक्ट है, जो कि आपको देखने को मिलता है ड्यू टू करप्शन। देन फ्रस्ट्रेशन होगा लोगों में और जनरल इंडिफरेंसेस होंगे अमॉन्ग द पब्लिक, लोगों में क्या हो जाएगा, एक ऐसी भावना जागृत हो जाएगी कि जो डिफरेंस को जन्म देगी। ठीक है, जो लोगों को क्या करेगी, विभेद करने के लिए सहायता प्रदान करेगी, जो कि राष्ट्रीय एकता में भी बाधक हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोशल इफेक्ट्स के जो प्रभाव हैं। अब हम बात करते हैं अगर हमें पर्यावरणीय प्रभाव, जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है, वो है करप्शन फैसिलिटेट्स ट्रैफिकिंग ऑफ इन वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु वन्य प्राणियों की जो तस्करी है उसमें ये क्या करता है, एड ऑन करता है, आप बोल सकते हैं कि उसे बढ़ावा देता है। और बाकी के जो प्राकृतिक संसाधन है उनके डिप्लीशन में, उनके ह्रास में ये क्या करता है, योगदान देता है। तो करप्शन से ये सारी चीजें होती हैं। अब अगर आप एक लाइन में एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट भी लिखें, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि यदि लोअर करप्शन, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार में कमी आएगी, तो ग्रोथ रेट हायर होगा। इसका मतलब करप्शन जो है वह आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रोथ रेट के, विकास दर के। ठीक है, या वृद्धि दर जिसे आप बोलते हैं। तो करप्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, विक्रमानुपाती है किसके, ग्रोथ रेट के। इस तरह से आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। देन हम बात करेंगे कि भारत में अभी तक कौन कौन से कानून बनाए गए फॉर करप्शन। तो एंटी करप्शन लॉज इन इंडिया, सबसे पहले सबसे पुराने लॉ की अगर बात करें तो वो है हमारी इंडियन पीनल कोड लॉ, दैट इज 1860। क्लियर है, तो आईपीसी सबको पता है। देन सेकंड इज प्रोसिक्यूशन सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अभियुक्त जो उसका सेक्शन है उसे आप देखेंगे तो वो भी करप्शन से कहीं ना कहीं डील करता है। किसका, आयकर एक्ट 1961 का। फिर हम बात करें कि द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जो हमारा आज का टॉपिक है और इसे ही हमें पढ़ना है, ये हम आगे देखने वाले हैं। फिर और मैं बात करूं, उसके बाद आया द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, जो बेनामी संपत्ति होती थी उनके जो ट्रांजैक्शन है, उनके जो लेन देन है उस पर ये लगाम लगाता है। देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, आपने बहुत सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसे शॉर्ट में पीएमएलए बोला जाता है, पीएमएलए। तो पीएमएलए जो एक्ट आया 2002 का, वह जो धन है उसके जो लॉन्ड्रिंग है, लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है, आप सभी को पता होगा कि यदि भारत में कोई धन बनाया जाता है और उसे विदेशों के थ्रू, जो ब्लैक मनी होती है उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, यही लॉन्ड्रिंग कहलाती है। क्लियर है, आप किसी भी तरह से उसे व्हाइट में कन्वर्ट करें। अब आप बाहर भी करा सकते हैं, मतलब भारत के बाहर भेज करके भी, या भारत के अंदर भी करा सकते हैं। तो ये सारी होती पीएमएलए, उसे भी क्या किया गया, प्रिवेंट किया गया। देन
आया आरटीआई एक्ट 2005। हमने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुकी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है आरटीआई एक्ट। और विसिल ब्लोअर एक्ट आया, प्रोटेक्शन एक्ट आया 2011 में। यह है सूचना दाताओं का संरक्षण, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि जिन्होंने करप्शन को की जो मुद्दे हैं उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में उठाने का काम किया, उसे जग जाहिर करने का काम किया, उसका प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर आया द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनी का जो कानून आया 2013 का, उसमें भी करप्शन को इंक्लूड किया गया। और अंतिम में आता है द लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013। श्री अन्ना हजारे जी का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो जो जन लोकपाल बिल ये लेकर के आए, ठीक है, इनके द्वारा बहुत इस पर काम किया गया। और इसके अलावा ये जो 2005 का जो एक्ट है आरटीआई एक्ट, इनके जो नाम है वहाँ पर भी जुड़ता हुआ हम देखते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कानून हैं जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कानून हैं जो लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, लोकहित के लिए बनाए गए हैं। अब अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करें, कन्वेंशन की, तो यूएनसीएसी वहाँ पर आपको दिखेगा, जो कि है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशन का, उसको भी इंडिया ने साइन किया, रेटिफाई किया हुआ है। तो ये सारे कानून हैं। अब हम बात करें हमारे अपने आज के टॉपिक या आज के जो विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड टू कॉम्बैट करप्शन इन गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस इन इंडिया। भारत में जो भी सरकारी एजेंसियां हैं या जो भी लोग जो सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की जो भी क्या है बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनके जो प्रिवेंशन के जो करप्शन होता है उसके प्रिवेंशन के लिए एक एक्ट लाया गया। कब इनेक्ट किया गया इसे? तो 9 सितंबर 1988 को इनेक्ट किया गया। अब हम बात करें इसके जो सेक्शंस हैं या डिफरेंट इसके जो चैप्टर्स हैं उनकी, तो 5 चैप्टर इसमें दिखेंगे आपको और 30 सेक्शन में ये बटा हुआ है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सेक्शंस को हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में जैसा सभी कानूनों में होता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट दिया हुआ है। एक्सटेंट की अगर बात करूं तो दिस इज ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में ये आपको लागू होता हुआ दिखेगा। और डेफिनेशंस जो दूसरा सेक्शन है वो है डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं दी गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है वो है पब्लिक सर्वेंट की, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, लोक अधिकारी या लोक सेवक जिसे आप कहते हैं, उनकी परिभाषा दी गई है। तो वैसे तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हम बात करें अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस, विशेष जजों की नियुक्ति। अब जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट की शक्ति दी जाती है, वो अपॉइंट कर सकते हैं। अब किन्हें अपॉइंट करेंगे तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, या तो सेशन जज रहा हो या एडिशनल सेशन जज हो या रहा हो या असिस्टेंट सेशन जज हो या रहा हो, इन लोगों को क्या किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट दी जा सकती है एज ए स्पेशल जज। फिर जो चैप्टर 3 है वह डिफाइन करता है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, किसे अपराध घोषित किया जाएगा और पेनाल्टीज क्या क्या होंगी जो उनके अपराध के खिलाफ उनके खिलाफ जारी की जाएगी। तो पब्लिक सर्वेंट जो हैं अगर किसी से पारितोष लेते हैं, ग्रेटिफिकेशंस लेते हैं अदर देन देयर लीगल रेन्यूमरेशन, जो उनके आधिकारिक रूप पर पारिश्रमिक है, उनके अलावा यदि कोई वो ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पर ऑफिशियल्स के जो एक्ट है उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक सर्वेंट मैंने अभी आपको बताया, इसकी डेफिनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 1 में दी गई है और ये सेक्शन 7 ऐसा कहता है। फिर पनिशमेंट फॉर द अटेम्प्ट, ठीक है, अगर आप करप्शन करते हैं या करप्शन के अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 2 साल तक की सजा, मिनिमम 2 साल तक की सजा जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है विद फाइन, ये लगाया जाएगा। बट इसमें अभी जो आगे हम देखेंगे कि इस पर जो अमेंडमेंट लाया गया वहां पर ये बदलाव किया गया है। तो अब चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट, जो भी केस आता है इस पे, जो भी वाद आते हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी गई चैप्टर नंबर 4 में। तो मिनिमम जो रैंक यहाँ बताया गया है वो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो आप सभी अभी बनने वाले हैं सीजीपीएससी की परीक्षा देकर के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनका जो काम होता है यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि सेक्शन 17 हमें बताता है। देन हम बात करें सेक्शन 18 की, तो पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक। बैंकर्स बुक जो है एक टर्म है जो कि बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है। ये आपको 1891 के जो बैंकर्स जो एक्ट लाया गया था ये हमने देखा हुआ है
ठीक है, उसके तहत ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पावर देता है कि वो यहाँ इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड, इनसे बिलो रैंक के नहीं। यदि ये किसी को और अपने बिहाफ में भेजेंगे तो भी वहाँ पर काम चल जाएगा, बट इनके थ्रू रेगुलेशंस होना है। देन हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशंस एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजन। सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशंस एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस, इसमें बहुत सारे और भी प्रोविजंस प्रावधान किए गए हैं और अभियोजन के लिए जो प्रावधान है वो बताए गए हैं। इसमें अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिया है। सेक्शन 25 जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राई फोर्सेस जो हमारी फोर्सेस हैं उनके बारे में कहा गया है। जो तीनों फोर्सेस हैं उनके जो लॉ है वो अनअफेक्टेड रहेंगे इस कानून के दायरे से। ठीक है, अनअफेक्टेड का मतलब जो वहाँ पर जो भी कानून बनाया गया है वो उनके कानून वहाँ लागू होंगे। ठीक है, देन रिपील अगर बोले 30, सेक्शन नंबर 30 जो है वो कुछ निरसन के बारे में बोलता है। अब किन्हें निरसित किया गया है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का जो था उसे अब हटा दिया गया इस एक्ट के तहत, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1952 का था उसे भी हटा करके यह 1988 के नियम को लगाया गया या बनाया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्हें रिपील किया गया था इस एक्ट के तहत। अब हम चलेंगे हमारे 2018 में आए हुए जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल है उसकी बात करें, तो 1988 में इसे पास किया गया था और 2018 में इस पे संशोधन लाया गया। अब क्या क्या संशोधन है, तो उसके पहले इसके कुछ संशोधनों के जो अटेम्प्ट हैं उनकी बात कर ले, तो पहला अटेम्प्ट जो किया गया था वो 2013 में किया गया था राज्यसभा में, बट वो क्या हुआ था, पास नहीं हो पाया। लेकिन बाद में जो लॉ कमीशन बना, विधि आयोग, भारत का जो विधि आयोग के गठन किया गया, उनके जो प्रपोजल्स थे उनको इस अमेंडमेंट में जगह दी गई। ठीक है, 20वें जो विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे जस्टिस रिटायर्ड AP शाह, उनके जो सुझाव थे उन्हें इसमें शामिल किया गया था। अब देखते हैं कि बिल्स के क्या क्या हाइलाइट्स थे, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो जो बिल था, अब मैं यहाँ बिल शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, आप इसे एक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। जो भी बिल्स में प्रावधान किए गए थे वो सारे के सारे वहाँ एक्सेप्ट किए गए हैं। ठीक है, तो द बिल इंट्रोड्यूसेस द ऑफेंस ऑफ गिविंग अ ब्राइब एज अ डायरेक्ट ऑफेंस। इसे सीधे सीधे क्या किया गया है, अपराध माना गया है, किसे, घूस देना को। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो कि जिसे बाध्य किया जाता है कि उसे घूस देने पर बाध्य करते हैं, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, उस पर कोई भी धाराएं नहीं लगेगी उस अपराध की। लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, 7 दिन के भीतर इस जो मैटर है, उन्हें जो घूस देने के लिए बाध्य किया गया, उसे किसी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के पास रिपोर्ट करना पड़ेगा। 7 दिन के भीतर यदि वह करेंगे तो उन पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड जो है इसका प्रावधान, वो देखते हैं कि स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए जो कि ब्राइब को, एक पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देने के लिए बनाए गए थे। और जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वाणिज्यिक जो संगठन है, उनके लिए जो ब्राइब था, उनके लिए जो घूस था, उसके लिए भी क्या किया गया, स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए। अगर इन्हें आप जाएंगे तो बहुत डिटेल में है ये, बट अगर आपको क्वेश्चंस आता है तो यहाँ पर आप उसको की पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं। हमको 175 वर्ड्स इसको याद रखना है, मैक्सिमम है ये, और 2 मार्क्स के लिए जो है हमारा वो मिनिमम है। ठीक है, 30 वर्ड्स। तो इस लिमिट को सोचते हुए आप कोई भी आंसर की प्रैक्टिस 100 वर्ड्स के लिए करिए। 100 वर्ड्स इज मोर देन सफिशिएंट। इसको आप इधर 30 के लिए भी लिख सकते हैं और इसको आप 175 के लिए भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप की आपकी तैयारी होनी चाहिए। हम बात करें अगले प्रावधान की, तो बिल रीडिफाइंस क्रिमिनल मिसकंडक्ट टू ओनली कवर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पोजेशन ऑफ डिसप्रपोर्शनेट एसेट। इस जो अमेंडमेंट एक्ट ने फिर से डिफाइन किया किसे, क्रिमिनल मिसकंडक्ट, जो कि आपराधिक जो अपराध करता है, जो आपराधिक मामले आते हैं, उसमें जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमारी इलीगल रूप से कमाई गई जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसके लिए, और पोजेशन ऑफ मिसप्रपोर्शनेट एसेट, जो मिसप्रपोर्शनेट एसेट्स हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये वर्ड्स लेकर के आया हूँ। अगर आपको आंसर को अपने इफेक्टिव बनाना है तो आपको ये सारे वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। आई थिंक कि हिंदी मीडियम के छात्र भी इसे उतने ही अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई ऐसा डाउट होता है तो आप बिल्कुल गूगल कर सकते हैं। द बिल मॉडिफाइज एंड डिफाइंस द penalties for offences relating to taking a bribe, being a habitual offender and abetting an offence.
जो बिल आया था या जो एक्ट आया था 1988 का, उसमें ये तीन चीज़ों को क्या किया गया था, इनकी डेफिनेशंस दी गई थी। किनकी? जो घूस लेते हैं, जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जो बार बार ये काम करता है, और जो अबेटिंग एन ऑफेंस, उस ऑफेंस को हटाने का काम करता है, उस ऑफेंस को दूर करने का। तो 1988 में इन तीनों के लिए किया गया था। बट अभी जो हमारा 2018 का जो मॉडिफिकेशंस हुआ, अमेंडमेंट्स हुआ, उसमें इनकी डेफिनेशंस को बदला गया, उनको मॉडिफाई किया गया, और उसमें केवल टेकिंग अ ब्राइब को यहाँ पर कहा गया है, उसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना है। देन इट इंट्रोड्यूसेस द पावर्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द अटैचमेंट एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एक्यूज्ड ऑफ करप्शन। जो लोग अधिकारी, जो लोग सेवक करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी उनकी संपत्ति है, उसे जब्ती करने का, उसे अटैच करने का पावर्स दिया गया और प्रोसीजर्स को डिफाइन किया गया। बहुत डिटेल में इसकी चर्चा की गई है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम किया गया है ताकि जो प्रॉपर्टीज उनकी बनती है उन्हें वो यूज़ ना कर सके आगे। अगर यदि वह बहुत अपनी सज़ा के बाद भी आते हैं तो उन पर वो प्रॉपर्टी अब उनके हाथ में नहीं रहेगी। अच्छी चीज़ की गई है, अच्छा पावर दिया गया है। इट डिलीट्स, ये डिलीट करता है प्रोविज़न को जो प्रोटेक्ट करता है किसे, ब्राइब गिवर फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। जो घूस देने वाला है उसके अभियोजन को ये क्या करता है, डिलीट करता है। किसको? अब मान लीजिए कि कोई अभियुक्त है, उसके खिलाफ कोई जो देने वाला, घूस देने वाला व्यक्ति यदि कोई बात कहता है न्यायालय में, स्टेटमेंट देता है, उसके खिलाफ जो पहले था, पहले कानून में ये था कि उसे प्रोटेक्शन दिया गया, बट अभी वहाँ पर प्रोटेक्शन हटा दिया गया है। तो एक थोड़ी सी इसकी निंदा आप बोल सकते हैं, या एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। अब क्या होगा कि अब लोग जो है, जो जो घूस देने वाला है वो सामने नहीं आएगा विटनेस बन करके कोर्ट में, क्योंकि यदि उसके स्टेटमेंट के खिलाफ उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो फिर वो क्यों अपने इस झमेले में फंसेगा, आप बोल सकते हैं, क्यों अपने जो है अपना नाम आगे करेगा और कोर्ट में आकर के किसी के खिलाफ गवाही देगा। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट भी आपको लिखना है, क्रिटिसिज्म यदि लिखने आएगा तो आप लिख सकते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें तो मोर स्ट्रिंजेंट, कड़े से कड़े पनिशमेंट की इसमें प्रावधान किया गया। पहले हमने देखा 2 साल या 5 साल तक की सजा, अब उसे 7 साल तक बढ़ाया गया है, और फाइन भी बढ़ाया गया, या फिर दोनों लग सकते हैं। तो 2018 में आए हुए इस संशोधन से हमने देखा कि 1988 के जो कानून है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स किए गए। ठीक, तो आज के इस चर्चा में इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये एक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी थी जो मैंने आपको देनी चाहिए वह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़िए, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और नीचे स्क्रॉल में उसके जो क्लास का नाम चल रहा है VR क्लासेस, आपका अपना क्लास। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।